हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड द्वारा निकाला हुआ मैथ का ऑफिशियल मॉडल सेट के बारे में। 2024 में निकला मॉडल सेट है, उसका सब्जेक्टिव प्रश्न है यहाँ पे। चलिए तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पष्ट कीजिए, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हल ऐसे लिखिएगा, वो चौथाई के बाहर लिखिएगा। दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि 3 × 5 × 7 + 7 लिखा हुआ। कितना होगा? देखो यहाँ पे 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 × 7, ठीक है। तो 15 सते 105, तो 105 प्लस है तो प्लस लिख दिए, और 7 है तो 7 लिख दिए। कितना हो जाएगा भाई? तो 112 हो जाएगा। अब ध्यान ध्यान से देखिए, यहाँ पे लास्ट में 2 है, यानी 2 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो 112 112 में, ठीक है, एक और स्वयं के अतिरिक्त, के अतिरिक्त अतिरिक्त 2 से भी भाग लगेगा। अतः 112 एक भाज्य संख्या है। देखो, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें एक और स्वयं को छोड़ के, ठीक है, किसी अन्य संख्या से भी भाग लगता है। यहाँ पे 2 से भी लगेगा, इसका मतलब ये क्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। ठीक है, क्लियर है ये बात? यही चीज आपको बोलना था, यही बताना था। चलते हैं हम लोग, अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं और आगे की ओर। चल रे ढोली पिया के घर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ख में, क्वेश्चन नंबर 1 का ख लिखा हुआ है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालिए। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई? cot थीटा दिया हुआ है। तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। ये दिया हुआ, इसके बेस पे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ऊपर यही ना लिखा हुआ है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है 1 + cos थीटा, आप मिलाते चल सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - cos थीटा बराबर क्या होगा? तो a + b इंटू a - b का हाल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1² माइनस sin² थीटा, नीचे 1² माइनस cos² थीटा। अब देखो ध्यान से, 1² तो 1 ही हो जाएगा, माइनस sin² थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos² थीटा बटे 1² 1 माइनस cos² थीटा। तो 1 - cos² थीटा बराबर क्या होता है? sin² थीटा। तो यहाँ पे sin² थीटा आ गया। अब देखो cos² थीटा बटे sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cot² थीटा। आपको cot थीटा का मान यहाँ पे पता है, cot थीटा का मान यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे भाई आप क्या कीजिए, 7/8 लिख लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64, यानी आपको आंसर आ गया 49/64। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, टमटम को आगे बढ़ाते हैं। भाई ये सब तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा। लिखा हुआ है 2 घन, घन जानते हो ना सब? हाँ, घन नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों, ठीक है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ, ये जो ठोस बना उसको घनाभ कहते हैं, का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है? देखो ध्यान से, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो बनेगा, ठीक है, वो घन आपका 2D का बनेगा, 3D का नहीं। चलो
3D का भी बनाने का कोशिश करेंगे। ये एक घन हो गया, ठीक है। एक घन और बनाते हैं। एक घन बन गया, मतलब कि इसका आयतन भी आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका लेंथ अगर हम एल मानते हैं तो इसका भी लेंथ एल हो जाएगा। यहां से जोड़ने के बाद ये पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। अब एक चीज और कर लेते हैं गौर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रह जाएगा। यहाँ पे जो है ये 3D में इस तरह से बना देता हूं मैं। यहाँ पे इस तरह से होता है, ठीक है, समझिएगा, इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये 12 हो गया यहाँ पे लंबाई, ठीक है। यहाँ ये जो है ना, ये ग्रीन वाला, तो इसके बेस पे लिखा हुआ था। अब यहाँ पे चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई भी आपका एल हो जाएगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई भी आपका एल हो जाएगा। तो ये जो घनाभ बना है उसका लंबाई कितना हुआ, एल बराबर 2L हो जाएगा। चौड़ाई क्या हुआ, बी बराबर एल हो जाएगा। ऊंचाई क्या हुआ, एच बराबर एल हो जाएगा। अब मुझे एल निकालना है, तो बताओ एक घन का आयतन से तो निकल ही जाएगा। तो गौर करो यहाँ पे ध्यान से, जो चीज दिया रहे उसी को लेके चलो। अब जो चीज नहीं दिया रहेगा उसको लेके कहाँ से जाओगे, ठीक है। तो हल, हल दिया हुआ है, ठीक है, जाओ खेत में। हाँ, हल चलाते हैं। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, यहाँ पे देखो ध्यान से, कुछ नहीं भी दिया रहे तो भी लिख दो दिया हुआ है कि। आयतन बराबर किसका आयतन है भाई, घन का। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं घन का आयतन, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देता हूँ। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या लिखा आएगा, तो जो दिया हुआ है वो लिखिए पहले, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये घन का आयतन दिया हुआ। घन का आयतन होता क्या है, फॉर्मूला तो एल क्यू होता है। तो एल क्यू, घन के आयतन के सामने मैंने एल क्यू लिख दिया, घन के आयतन के सामने क्या लिख दिया, एल क्यू लिख दिया, बराबर 64। अब ये जो क्यू है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, तो क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। क्यूब रूट 64 का, 64 का क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, 4 गुने 4 गुने 4, इसमें से ए को निकलेगा, ठीक है, ए को निकलेगा बाहर। तो एल बराबर कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो एल आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। अब घनाभ के लिए देखिए, घनाभ का आपका निकलना है, तो घनाभ के लिए एल बराबर कितना हो जाएगा, तो लंबाई आपका 2L यानी 4 दूना 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी देखिए एल है खाली, तो एल बराबर कितना 4 आया ना, तो 4 सेंटीमीटर। एंड एच बराबर, एच क्या है भाई, एल है सिर्फ, तो यहाँ पे देखो एच एल ही है ना, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आया, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया। तो घनाभ का, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 × L, कितना है भाई, L आपका 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। गुने B कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, प्लस 4 गुने H कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, प्लस H कितना है भाई, 4 है, तो 4 लिख दिया मैंने। गुने L कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। 2, 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौक 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 और 16 48, 48 49 50 38 80, यानी 2 × 80 हो जाएगा। 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात, तो आपको समझ में आ गई, अच्छी बात है। चलते हैं आगे, हम लोग अपना टमटम को आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है निम्न आंकड़ों का माध्य निकालिए, ठीक है, निम्न आंकड़ों का माध्य निकालिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख दिया, ठीक है। वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो एक लाइन भी ले लिया ऐसे करके। उसके बाद वर्ग अंतराल के बाद हमको वर्ग चिन्ह चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वर्ग चिन्ह जो होता है, जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, एक्स आ जाएगा।
उसके बाद वर्ग चिन्ह के बाद यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है तो बारंबारता लिखाएगा। बारंबारता को एफ कहा जाता है तो एफ लिख दिया, इसको एक्स कहा जाता है एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि एफ इंटू एक्स होगा, ठीक है, एफ इंटू एक्स होगा। क्लियर है ये बात? चलिएगा, तो यहाँ से हम लोग को जो मिला हुआ है उसके बेस पे बात करते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है? 0 से लेके 20, ठीक है, 0 से लेके 20 है, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50, 50 से लेके 60 और 60 से लेके 70, 60 से लेके 70 लिखा हुआ। क्लियर है ये बात? चलिएगा देखिएगा, नीचे इतना जगह है, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिखा हुआ है उसको लिखो। यहाँ पे बारंबारता क्या दिया हुआ है भाई? 2 दिया हुआ है, 7 लिखा हुआ है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर आपका 8 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो वर्ग चिन्ह से मान लीजिए कि यहाँ पे वर्ग अंतराल अगर ए बी है तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह एक्स बराबर होता है ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। यानी इसको और इसको जोड़ दो, बटे 2 कर दो, तो 0 प्लस 20, ठीक है, 0 0 नहीं सॉरी 10 है, 10 है, 10 है, यहाँ पे 10 है, 10 से 20, तो 10 से 20 है, 20 से 30 है। देखा जाए तो आपका ये वर्ग अंतराल 10 का है, सही, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 का वर्ग अंतराल है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 बटे 2 15 हो जाएगा, तो वर्ग चिन्ह आएगा 15। वर्ग चिन्ह कितना आएगा? 15 आएगा। उसी तरह से 10 का अंतराल है तो इसमें 10 10 जोड़ते जाइए, क्योंकि जोड़ के देख लीजिए, 30 20 50, 50 को भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, हाँ 25, फिर इसमें आ जाएगा 35, इसमें आ जाएगा 45, इसमें आ जाएगा 55 और इसमें आ जाएगा 65। नहीं मतलब 10 जोड़ते जाइएगा, काम हो जाता है। बताइए, यहाँ पे x है और यहाँ पे f है, f इंटू एक्स, यानी ये दोनों को गुना करना है, इसको गुना करके यहाँ पे लिखना है। बताइए 15 गुने 2, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, चाहे स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसका एक विधि और आता है जो थोड़ा सा गुना को आसान करता है, बट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कल्पित माध्य वाला आता है। यहाँ पे 25 गुने 7 कितना हो जाएगा? तो 25 गुने 7 हो जाएगा आपका 175, ठीक है, कितना होगा? 175 होगा। 35 गुने 12 कितना हो जाएगा? मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 35 गुने 12 420 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 420 लिख दिया। 45 गुने 15, 45 गुने 15, किसको किसको गुना नहीं आता है भाई? 675, गुना भी नहीं आएगा तो गए। 55 गुने 8, 55 गुने 8 कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा, तो 440। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे 65 गुने 6, तो 65 गुने 6 बराबर 390। अब यहाँ पे इसको जोड़ के लिखना है, इसलिए समेशन का चिन्ह दे दिया, f इंटू एक्स, ठीक है, इसको जोड़ के लिखना है। चलते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 30 प्लस 175 प्लस 420 प्लस 675 प्लस 440 प्लस 390, तो 21 30, ठीक है। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ सुबह बारात, तो अरे पूजा है, आती त्योहार है छोड़न, बारह 20 20 और कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से, 12 8 20 30 35 35 6 41 41 2 43 और 7 50, यानी टोटल क्या आता है? 50 आया। तो देखो यहाँ पे ये चीज लिखा गया, ये चीज लिखा गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ एक्स, फ्रेंड के साथ तुम्हारी एक्स घूम रही है, इसमें हाथ किसका? फ्रेंड का होगा, नीचे हाथ इसका फ्रेंड का है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है भाई?
2130 है, यानी 2130 है, 2130 मैंने लिख दिया। और ये कितना है 50 है, तो यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया। ठीक है, तो तेरा नाम लिख दिया, तेरा नाम। चलो, 5 चौका 20, एक चला गया 13, तो 5 दूना 10 और 3 30 हुआ, तो 5 छक 30, इतना आएगा आंसर। बात समझ में आया? तो आप इसको बना के देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। आगे चले। तो चलता हूं मैं, जल्दी है क्या, धर के जिया वो क्यों भला। चलिए देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि बिंदु -4 6 बिंदुओं ए मतलब -6 10 और बी का निर्देशांक 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ध्यान देखो ध्यान से, ये बिंदु आपस में जुड़ा हुआ है, ये रेखाखंड हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, रेखाखंड हुआ। तो ये बिंदु रेखाखंड है। अब ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु बोल रहा है कि इस दोनों से बना हुआ रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, एक लाइन खींच दिए। अब ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, यहाँ पे ए ले लेते हैं, बिंदु ए, ये वाला। ए का निर्देशांक कितना है -6 10 है, और बी का निर्देशांक यहाँ पे आपका 3 है और -8 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि बिंदु सी, चलो कोई बिंदु का नाम ले लो, कि -4 और 6 इसका निर्देशांक है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे अनुपात m1 अनुपात है ये। ठीक है, डिस्टेंस मत समझिएगा। और ये m2 है, यहां से यहां ऐसे इस तरफ से दूरी मत समझना, ये अनुपात है। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे कि भाई अनुपात निकालना है मेरे को। तो हल जो दिया हुआ है वो मैंने पिक्चर में लिख दिया है यहाँ पे। तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, मैंने जब फिगर में बना ही दिया है तो क्या दिया हुआ है कि फिर से लिख के चलना है, तो फिर से लिख के नहीं चलना है। ये बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x का, ठीक है, इसका बात करूं, चलिए बिंदु x1 y1 ले लेता हूं, और ये बिंदु x2 y2 ले लेता हूं, और ये जो है ये x y है। तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, x बराबर फॉर्मूला देख लीजिएगा ध्यान से। x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, देखो ये m1 जो है, ये m1 जो है जाके इधर मिलेगा, और ये m2 जो है ये इधर मिलेगा। क्लियर है? तो m1 इंटू x2, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू, ठीक है, m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। अब जो जो दिया हुआ उसको लिखो। x बराबर कितना, -4 दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने -4 लिख दिया। m1 तो निकालना ही है, तो m1 आपको रहेगा ही यहाँ पे। x2 इंटू कितना है भाई, x2 बराबर है 3, तो इंटू 3 लिख दिया, प्लस m2 तो निकालना है तो रहेगा ही। m2 किससे मिलेगा, तो x1 से। m2 जो मिलेगा x1 से -6, यहाँ पे -6 मैंने लिख दिया। अब बटे m1 प्लस m2। अब ये पूरा जो है m1 प्लस m2 जो है वो बटे में, इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 इंटू m1 प्लस m2 बराबर 3 इंटू m1 यानी 3m1, और ये हो जाएगा -6m2। अब m1 और m2 को एक तरफ करना है, ऐसा करो इसमें गुना कर दो, तो -4m1 -4m2 बराबर 3m1 -6m2। ठीक है, चलिए देखिएगा, एक तरफ m1 को कर लो, तो ये m1 वाला जो है, ये वाला देखो ध्यान से, यहाँ पे m1 वाला को इधर लेके आना है। ठीक है, m1 वाला को इधर लेके आना है। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं, बालक भारत के मन के सच्चे हैं, बालक हम। चलिए देखिए, तो -4m1 -4m2, और ये प्लस में था, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, तो -3m1 बराबर -6m2। ठीक है, तो m1 वाला के साथ जुटेगा घटेगा जो भी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, -4m1 -3m1 कितना हो जाएगा, -7m1 हो जाएगा।
और -4m2 बराबर -6m2। m2 वाला को एक तरफ करना है तो ये इधर भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -7m1 बराबर -6m2 अब प्लस 4m2। तो -7m1 बराबर -2m2। देखो -6m2 है प्लस 4m2 कितना हो जाएगा, -2m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिएगा 7m1 थोड़ा सा बढ़ना है बस, लेकिन चलो बढ़ा देता हूँ। तो 7m1 बराबर 2m2। अब m2 को इधर लेके आ जाइए बटे में, m1 बटे m2, ठीक है। m1 बटे m2 बराबर 2/7, यानी m1:m2 बराबर 2:7। यही आंसर आपका आएगा। क्लियर है। चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है कि चौ में, ठीक है, ये एक का 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है, मतलब समदूरी पे है, ठीक है। एक्स वाई जो है, मान लीजिए कि एक बिंदु जो है ये एक्स वाई, इससे तो यहाँ पे एक बिंदु है, सपोज कीजिए यहाँ पे P ले लेता हूं मैं, जिसका निर्देशांक 3 6 हुआ, और यहाँ पे इसका निर्देशांक Q ले लेता हूं बिंदु का नाम, और इसका निर्देशांक -3 और 4 है। बोल रहा है कि ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो आपको एक्स वाई में एक संबंध बताना है। एक्स वाई में क्या बताना है, संबंध बताना है। तो दूरी सूत्र लगा लीजिए। अगर आप इसको यहाँ पे एक वे में इसको x1 y1 बोलिएगा, इसको x2 y2 बोलिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो इस केस में आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा दिया हुआ है कि, भाई दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि, जो दिया हुआ मैंने पिक्चर में लिख दिया यहाँ पे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि AP, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी AP और यहाँ से यहाँ तक की दूरी AQ, AP बराबर AQ, ये दिया हुआ। फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, देखिए ध्यान से, x2, चलो इसको मान लो, x -3 का होल स्क्वायर प्लस, देखो x वाला के साथ ही कट रहा है, उसके बाद y -6, तो यहाँ पे हो जाएगा y -6 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x माइनस, तो x माइनस, ये -3 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे रूट दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसका स्क्वायर तोड़िए, x² - 6x + 9 प्लस y² - 12x, x नहीं है सॉरी y है, तो y² - 12y प्लस 6x 36 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² -8y प्लस 4 चौका 16। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी x² है, कट जाएगा। x² प्लस में कैंसिल, क्योंकि बराबर के इधर उधर है। y² प्लस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 कैंसिल, 36 12 माइनस में है, ये प्लस में है, नहीं कटेगा। चलिए ठीक है। अब जो बचा है उसको पहले एक बार लिख लो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। -6x - 12y प्लस 36 बराबर 6x - 8y प्लस 16। अब ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ये जो दोनों है ये माइनस में है, ठीक है। ये दोनों को उधर लेके चलो, 36 को इधर छोड़ दो, 36 बराबर 6x - 8y प्लस 16, ये पहले से है। अब माइनस में 6x था, इधर देखिए माइनस में 6x था ना, इधर आया तो प्लस में, तो 6x प्लस में
-12 y था +12 अब y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 36 बराबर 6x + 6x कितना हो जाएगा 12x। अब -8y + 12y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12 होता है तो 4y अब +16 ठीक है। थोड़ा सा हमको फिर से लिखना पड़ेगा ये, जगह तो यहाँ पे है नहीं, आगे चलते हैं। 36 बराबर 12x + 4y बराबर, चलो तो यहाँ पे फिर से दोबारा लिख रहा हूँ मैं, 36 बराबर 12x + 4y + 16, यही था ना, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको क्या करूँ पलट के लिख दूँ, ठीक है, 12x + 4y + 16 बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 16 को उधर भेज दो, तो 12x + 4y बराबर 36 - 16, तो 12x + 4y बराबर 36 में से 16 घटाइए कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 20। ठीक है, कितना हो जाएगा 20। इसमें से क्या कर लीजिए 4 कॉमन कर लीजिए, तो 3x + y बराबर 20 हो गया। ये 4 पंचे 20 यानी 3x + y बराबर 5। यही आपका संबंध आया किसमें, x और y में। क्लियर ये बात, आगे चमचम रहा है। चलिए, ये जितना भी प्रश्न था वो सब 2 नंबर का था। अब हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का 4 मार्क्स का नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। नंबर ज्यादा है तो परेशानी ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है भाई, बहुत इजी है। लिखा हुआ है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये लिखा हुआ है 6x² - 3 -7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखिए हल, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, यह जो बहुपद दिया हुआ है x में है, तो इसलिए बहुपद को px बराबर, यहाँ पे देखो पहले जो होता है सबसे ज्यादा पावर वाला का लिखाता है, उसके बाद इससे कम पावर कौन है x वाला, तो -7x और उसके बाद -3, ये बहुपद है। अब इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शून्य करते हैं बहुपद को, इसको शून्य करना है, इसको 0 करके, इसको अगर 0 लिख दोगे इसके जगह पे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा आएगा 6x² - 7x - 3 बराबर 0, दिखाएगा ना। चलो देखो, इसको बोलते हैं लड़का तो 6x², इसको बोलते हैं लड़की -3 बराबर 0। अब इसका इसका शादी करा दो भाई, शादी करा दें, लड़का सब खुश हो जाता है, वाह। लड़की सबको तो अभी बड़ा दिक्कत लगता है, लेकिन कोई कोई लड़की भी खुश हो जाती है, गाना गाते रहेगी, मुझे साजन के घर जाना है, मैं बकला लिया। छतरी 18, अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, इसका ध्यान रखो, ये जो है माइनस है, तो बाल बच्चा में अधिकार जो होता है ज्यादा किसका होता है, लड़की का होता है। ठीक है, लड़की का मेहनत भी ज्यादा है, तो यहाँ पे माइनस है तो इसके हिसाब से ही चलेगा ये, मतलब कि घटा के, देखो यहाँ पे ये आया 18, इसको ऐसा खंड करो कि घटा के, घटाव है इसलिए घटा के कितना आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, घटा के कितना आ जाए 7 आ जाए, तो यहाँ देखो आप 9 × 2 कर दीजिएगा तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9x और 2x। अब बताओ, हम घटा के तो बोल दिए, लेकिन घटाने का भी 2 कंडीशन होता है, एगो ये प्लस ये माइनस तो भी घटेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये माइनस हो और ये प्लस हो तो भी घटेगा, एगो कोई प्लस एगो कोई माइनस होता है तो घटता है। कौन कंडीशन लागू होगा, कौन कंडीशन लागू होगा, ये कंडीशन लागू होगा कि ये, तो यहाँ पे क्या है भाई, देखो माइनस है तो बड़का वाला माइनस रहेगा वही लेंगे, यानी ये कंडीशन आपका लागू होगा, ये कंडीशन लागू होगा, तो कितना हो जाएगा -9x + 2x। अब बताइए यहाँ पे 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 3x कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा यहाँ पे 2x - 3 प्लस, अगर देखा जाए तो 1 कॉमन करेंगे तो 2x - 3 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, दिल की कलम से, क्या देखो, तो 2x - 3 और 2x - 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 2x - 3 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, ये 3x बच गया, तो ये 3x + 1 बराबर 0। अब ये बोल रहा है कि हम 0, ये बोल रहा है हम 0, कहते हैं रुको दोनों को 0 करते हैं,
2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर कितना 3 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। यानी x1 जो आया 3/2 आया, इसी को ये पहला शून्यक हुआ, ये पहला शून्यक हुआ 3/2। 3x बराबर यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख सकते हैं -1/3, यानी x2 बराबर हो जाएगा आपका -1/3। ये आपका दूसरा शून्य का आया, ठीक है, ये कौन आया दूसरा शून्य का आया। क्लियर है ये बात, समझते रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। 3/2 और -1/3 हो गया। अब बोल रहा है कि गुणांकों के बीच, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता स्थापित करें। अब आपको एक बात पता होगा कि जो शून्यक होता है इसको अल्फा से संकेत करते हैं और इसको बीटा से संकेत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख दूंगा, ध्यान से देखिएगा कि अल्फा बराबर, ठीक है, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, देखो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 3/2 और एक -1/3, 2/3, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1/3, यही ना है। चलिए देख लीजिए, 3/2 है, सॉरी 3/2 है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, 3/2, 3/2। अब क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे एक संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आना चाहिए -b/a आना चाहिए। चलो अल्फा प्लस बीटा डाल के देखते हैं, 3/2 प्लस बीटा -1/3, यहाँ पे आया 3/2 -1/3, ठीक है। ये भी इनका घटाओ, 3 तिहाई 9 -2 एकम 2/3 दूना 6, यानी 9 में से 2 घटेगा तो 7/6। तो 7/6 यहाँ पे देखिए, तो 7 कितना है, तो आप देख सकते हैं ये जो 7 है, ठीक है, ये जो 7 है वो b हुआ, और यहाँ पे 6 जो हुआ a हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है और ये तो प्लस में आया, तो आप ऐसे करके -7 तो लिख सकते हैं ना बटे 6, यानी माइनस, और -7 को यहाँ पे b बोलेंगे और 6 है a बोलेंगे। तो ये तो पहला संबंध आपका सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध देखिए ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर, अल्फा कितना है भाई 3/2, और गुना में कितना है तो -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे -1/2 आया। बट यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको कैंसिल ना करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, इसको रहने दो ऐसे। यह देखो ध्यान से, -3/3 दूना 6। अब देखो यहाँ पे 3 कौन आया ये सी है, -3 ही सी है, तो -3 की जगह पे सी लिखेंगे, और बटे 6 मतलब ए जो है वो 6 है। तो यहाँ पे देखिए -3 की जगह पे ये पूरा की जगह पे क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, और बटे 6 कितना है ए है, देखो सी बटे ए ना होता है। आप गौर कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो शून्यकों के बीच में संबंध था उसको हम लोग यहाँ पे सत्यापित कर दिए, ठीक है। चलिए आगे टमटम बढ़ाते हैं, यहाँ पे बात करेंगे अगला प्रश्न ख में, यानी दू का ख, ये भी आपका 4 नंबर का है। यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे गौर से देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल जो दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे तो दिया हुआ जो है उसको तो करेंगे ही, बट मानना पड़ेगा, माना कि समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। तो पहले बड़ी संख्या मान लेते हैं यहाँ पे, तो बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या x मान लिए, तो छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या जो है उसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। प्रश्न से, अब प्रश्न से क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, वर्गा में से देखो, वर्गा का ना वर्ग के अंतर में से घटाओगे, x² माइनस y² बराबर कितना है 180 है, ये समीकरण 1 हो गया। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है भाई ये है, ठीक है। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है
छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये 8 गुना है बड़ी संख्या का, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इसका वर्ग अगर करते हैं, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग अगर करते हैं तो बड़ी संख्या का 8 गुना हो जाता है। तो ये 8 गुना हो जाता है बड़ी संख्या का। चलिए देखिएगा, ये 8 गुना है, ये ज्यादा है, ये बड़ा है, तो बराबर करने के लिए छुटका वाला में गुना कीजिएगा, तो इसमें 8 लिखा आएगा। क्लियर है ये बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर कितना, ये 2 आया, 2 वाई स्क्वायर बराबर इसमें पुट कर दो, तो समीकरण 1 और 2 से चलेगा। देखिएगा ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं क्योंकि हमको लगता है इसमें जगह लेगा। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, एक्चुअली हमको 1 में रखना है, तो यहाँ पे 1 इंप्लाइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180 लिखा हुआ है। वाई स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 180। अब चलिए इधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, ये बात समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। अब ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण आया तो इसको हल कीजिए, तो 180 घटाने पे आना चाहिए 8। ऐसा खंड करो 180 का कि घटाने पे आना चाहिए 8, तो 18 दहाई के 80, ठीक है, 8 आ जाएगा घटाने पे, 18 दहाई के 80 की जगह तो 8 आ जाएगा घटाने पे, ठीक है। तो घटाने पे 8 लाना है, तो माइनस 8 18x आप प्लस 10x, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 18x आप प्लस 10x अब माइनस 180 बराबर 0। अब बताइए x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 18 की 80, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 18, एक वैल्यू आ गया आपका 18। दूसरा है x बराबर माइनस 10, यानी दूसरा वैल्यू आया माइनस 10। अब आप ये ना लेके ये ले लीजिए, कोई एक को लेना है तो आप x बराबर 18 ले लीजिए, और ये x का मान किस में डाल लीजिए, आप इसमें डाल दीजिए 2 में। चलिए देखिए, तो x बराबर 18 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 इंप्लाइज करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बराबर 8x आएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने 18, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 18 8 144 होता है, तो 144 हो गया, तो वाई बराबर हो जाएगा 144 का रूट यानी बराबर 44 से, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12। तो पहला संख्या जो है x बराबर, ठीक है, वो कितना है, 18 है। x बराबर कितना है भाई, 18 है, एंड y बराबर जो संख्या है वो कितना है, 12 है। आपको दोनों संख्या यहाँ पे निकल गया, समझ में आया? आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ग में, दू का ग है, क्या बोल रहा है भाई, डॉक्टर गोगो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरे पर, ये जो लिखा हुआ है ये जो है ये व्यास है भाई, ठीक है, ये जो है वो क्या है, व्यास है। सिरों पर, तो व्यास का सिरा ये हुआ, एक ये हुआ, खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, समांतर होती है, यह स्पर्श रेखा है। तो जाहिर सी बात है, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे हमारी वही बात करेंगे। हल दिया हुआ है कि ए बी जो है, यहाँ पे मैंने स्पर्श रेखा ले लिया है ए बी को, पहले से पिक्चर बना दिया, अब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी तथा सी डी दो स्पर्श रेखा है। अब जब स्पर्श रेखा है तो जाहिर सी बात है ये त्रिज्या पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा, उधर भी 90 होता है, बट हम लोग उसको बेस मान के नहीं चलेंगे। तो जब ये हुआ स्पर्श रेखा है,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण सी क्यू और पी, सो कोण सी क्यू पी बराबर सी क्यू पी बराबर कोण क्यू पी बी, क्यू पी बी, यहां से देखो क्यू ये ऐसे करके आया और ऐसे करके गया, ठीक है। तो क्यू पी बी ये कोण 90 डिग्री का है, बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। अब चूंकि ये दोनों कोण एकांतर भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दोनों कोण क्या है, एकांतर भी है। तो चूंकि कोण सी क्यू पी, ठीक है, सी क्यू पी, ये बात समझ में आया? तो सी क्यू पी एंड कोण क्यू पी ए, देखो यहाँ पे ध्यान से क्यू पी ए बी बी बी, तो क्यू पी बी एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। और एकांतर कोण बराबर होता है, जो कि बराबर भी है। अतः यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ए बी समांतर सी डी, ठीक है, ए बी समांतर सी डी, ये प्रूव्ड हो गया। दैट्स इट, इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, चलते हैं, ठीक है। आ गए आ गए, सिद्ध कीजिए कि हम आपके हैं कौन। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, ठीक है, एक बाह्य बिंदु पी ले लिया गया है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, ये जो स्पर्श रेखा बना हुआ है इसके बीच जो कोण बना, ये कोण, ठीक है, कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला यह है, मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड जो है द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर जो कोण बन रहा है इसका संपूरक होता है, कहने का मतलब कि ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए, ये कोण, ठीक है, ए ओ बी और कोण ए पी बी, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180। संपूरक का मतलब यही होता है। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हल प्रमाण जो भी लिखना है आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। उत्तर में दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, पी ए एंड पी बी, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो पी ए एंड पी बी स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। जब पी ए एंड पी बी जो है वह स्पर्श रेखाएं हैं और टी से खींचा गया है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना भाई, 180 डिग्री। समपूरक का मतलब यही होता है, यही होगा 180 डिग्री। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, तो प्रमाण क्या है, प्रमाण देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रमाण क्या है, क्लियर करते हैं। तो भाई देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। देखो मैंने एक अभी मार्क कर रहा हूँ, सो ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज एक और है नीचे की तरफ, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो त्रिभुज बन रहा है नीचे की ओर, ठीक है, इसमें बात करेंगे, नाम लिख देंगे तो भी हो जाएगा काम, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पे, ठीक है, उससे गुजरने वाली, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पे लंबवत होती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री लंबवत होती है। तो प्रमाण हम लोग त्रिभुज, सुनिएगा ध्यान से, त्रिभुज ए पी ओ एंड त्रिभुज बीपीओ में, ठीक है, बीपीओ में, यहाँ पे देखो ध्यान से, कोण पीएओ बराबर, देखो पीएओ बराबर पीबीओ, कोण पीबीओ बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। एगो कोण 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे
ए ओ और ए ओ बराबर ओ बी, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दोनों त्रिज्या है, तो ये दोनों त्रिज्या है, ध्यान से सुनिएगा, बराबर होगा। उसके बाद देखो पी ओ और पी ओ, ठीक है, तो पी ओ और पी ओ ये क्या है, कर्ण है, जो कि दोनों में है, उभयनिष्ठ कर्ण है। अब बताओ ध्यान से अगर आप देखें तो आर राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड नहीं होगा, सॉरी, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी आरएचएस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएगा, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज बी पी ओ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, इसलिए आप ये बोल सकते हैं ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है, और आप यहां पे भी बात कर सकते हैं कि ये कोण बराबर ये कोण, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ध्यान से देखिएगा, कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ, एंड यहाँ पे एक कोण और बात किए हैं, ए ओ पी बराबर कोण ओ बी ओ पी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ओ पी, दोनों बराबर हो गया, ठीक है, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, क्लियर है कि चूंकि यहाँ पे मेरे को फिगर फिर से चाहिए, फिगर आएगा कैसे, फिगर फिर से बनाते हैं, ये भी चलो बना सकते हैं फिर से। चलो देखो यहाँ पे फिगर एक बनाते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका वृत्त, और इस पे क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे, इस पे वृत्त पे आपको एक बिंदु दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ से एक त्रिज्या खींचे, यहाँ से एक त्रिज्या खींचे, और एक डॉटेड लाइन जो है आपका ये हो गया, नाम क्या है, यहाँ पे P है, यहाँ पे A है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे B है, ठीक है, यही है। ये कोण और ये कोण बराबर हो गया है, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, और ये कोण बराबर हो गया है, ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब चूंकि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, दोनों बराबर हो गया है, कोण, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे ये कोण बराबर कितना हो जाएगा, पहले ये कर लेते हैं, एक चीज का ध्यान दीजिएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, तो हमको पूरा कोण लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए पी बी, तो यहाँ पे कोण ए पी बी, ए पी बी बराबर ये कोण प्लस ये कोण होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, यानी ए पी ओ, तो ए पी ओ प्लस ये वाला कोण, यानी बी पी ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण बी पी ओ। अब इसके जगह पे हम चाहे तो दोनों तो बराबर है, तो कोण ए पी ओ लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी ओ ये भी, ए पी ओ ये भी, यानी 2 कोण ए पी ओ हो जाएगा, ए पी ओ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। इसको समीकरण एक कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अब आपको ये कोण के बारे में बात करना है, ये कोण ए ओ बी, ठीक है, तो कोण ए ओ बी बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 ए ओ पी लिख सकते हैं, तो 2, ठीक है,
भाई ये दोनों ये कोण और ये कोण बराबर है, ये दोनों मिला के हो रहा है क्या, AOB जो हो रहा है ये दोनों मिला के हो रहा था, ये और ये बराबर है तो 2AOP लिख सकते हैं। तो कोण 2AOP ये लिखा गया। अब यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि कोण AOP को AOP इधर की तरफ जो जा रहा है, ठीक है, ये कोण को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस कोण APO, क्योंकि देखो ये अकेले जब 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होगा, तो इसको अगर लिखना पड़े तो इस तरह से लिख सकते हैं ना कि भाई ये कोण को 90 माइनस, अगर ये 30 है और ये 60 लाना है, ठीक है, मान लो, तो यहाँ पे इस कोण को लिखना है तो 90 माइनस 30 कर देंगे तो 60 नहीं आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसी के बेस पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, 2 इसमें जाकर गुना हो जाएगा तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, -2APO। अब बताओ तो 2APO बराबर कितना है, यहाँ पे है कोण APB, कोण APB। तो यहाँ पे आपका AOB लेके चल रहे थे, AOB, ठीक है, AOB बराबर 180 डिग्री माइनस 2APO, इसके जगह पे 2APO के जगह पे कोण APB हो जाएगा, तो कोण APB हो गया, ठीक है, APB। यहाँ पे देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे आ रहा है और इधर जा रहा है ऐसे, तो APB हो गया। अब इसको माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो कोण AOB, ठीक है, AOB प्लस कोण APB, कोण APB बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यही ना सिद्ध करना था, संपूरक का मतलब यही होता है, तो यही सिद्ध करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया है, क्लियर हुआ। चलिए टमटम आगे बढ़ा, ये टमटम थोड़ा सा स्लो हो गया था, बोर हो रहे थे ना, क्या यार पढ़ाई लिखाई करते रहता है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अंग में दू का अंग जो 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, जिक्र करते हैं कि इसका जिक्र कर ले थोड़ा सा। एक थैला है जिसमें 3 गो लाल है, 5 गो काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया मतलब बिना देखे हुए निकाले गए। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल है, ठीक है, और लाल नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना, एक थैला बना देते हैं। ये एक थैला बन गया जिसमें से 3 गो लाल है, तो 3 लाल गेंद हो गया, ठीक है। अच्छा अलग अलग करके लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग को लगेगा ऊद लाल लिखा है। 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, ठीक है, 5 काली गेंद है। तो टोटल गेंद कितना है इसमें, तो 8 गो है, टोटल गेंद जो है 8 है, ठीक है, तो कुल संभावना 8 हो जाएगा। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला गया है। देखो इसका क्वेश्चन बहुत इजी वे में बनता है, बहुत ही हलवा है, ठीक है, बस चम्मच से डालो मुंह में डालो, बस खत्म कहानी। दिया हुआ है कि अब देखो यहाँ पे कुल संभावना, तो एन ऑफ एस बराबर होता है कुल संभावना, ठीक है, वो 8 हो गया। अब बोल रहा है कि एक में बोल रहा है कि लाल होने की प्रायिकता, ठीक है, लाल होने की प्रायिकता, इसके बारे में बात कर रहा है। तो एन ऑफ ई, ठीक है, एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आपको लाल होना है तो एन जो है घटना जो है, सॉरी ई घटना जो है, वो लाल कितना है, 3 गो है, तो 3 गो में से कोई एक सिलेक्ट होगा, ठीक है, 3 में से कोई एक सिलेक्ट होगा, तो 3C1 यानी 3 में से कोई एक सिलेक्ट होगा। तो एन ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन है हम लोग के पास लाल होने का, तो 3 लिखा गया। अब प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो P ऑफ E बराबर प्रायिकता बराबर N ऑफ E बटे N ऑफ S होता है। तो N ऑफ E कितना हो गया, N ऑफ E बराबर 3 हो जाएगा और N ऑफ S बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका हुआ लाल होने की प्रायिकता। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता अगर निकालना है तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं, कि एक में से घटा दीजिए। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो जो लाल होने की प्रायिकता आया है ना, उसी में से नहीं, जो लाल होने की प्रायिकता आया है उसी को एक में से घटा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ई डैश, यानी लाल नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ऑफ ई, ठीक है। तो 1 माइनस 3/8 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये। अब अगर भिन्न का
घटाव करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5/8 आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, जोर जमाने कम नहीं, अब तो ये बताओ गम नहीं। इसका छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा यार। चले हम तो वफा करके। चलिए यहाँ पे बात करते हैं छोटा छोटा कैसे लिखाएगा। वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा, बारंबारता, संचय बारंबार। चलो ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद यहाँ पे बारंबारता का जरूरत पड़ता है, वर्ग चिन्ह का नहीं पड़ता है। बारंबारता और संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। बारंबारता को हम लोग एफ से संकेत करते हैं, अलग बात है, और संचयी बारंबारता बारंबारता से ही निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। पहले जो लिखा हुआ है, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो। ठीक है, हल शुरू हो गया यहाँ से। 0 से 10 दिया हुआ है। ठीक है, 0 से 10 छोटा छोटा करना पड़ेगा। 10 से 20, 20 से 30, यार 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। चलिए देखिए, यहाँ पे बारंबारता जो लिखा हुआ है उसको लिख लेता हूं मैं। बारंबारता क्या है भाई, देखो ध्यान से। 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है, 5 है। देखो बटन माध्यक दिया हुआ है 28.5। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y का मान क्या होगा। बारंबारताओं का योग दिया हुआ है 60, यानी समेशन ऑफ f बराबर 60 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 60 दिया हुआ है। अब संचयी बारंबारता, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो 5 का 5 हो गया, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, इसको जोड़ेंगे तो इसमें जोड़िए तो हो जाएगा आपका 25 प्लस एक्स, 25 5 30 और 10 40, तो 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आ जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक है, क्या है, संचयी बारंबारता। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर पूरा बारंबारता यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, इसको जोड़ के निकालते हैं, कितना हो जाएगा, तो 20 5 25 5 30 40, 40 5 45। ठीक है, तो यहाँ पे कुल बारंबारता जो आएगा, कुल बारंबारता बराबर बराबर x प्लस वाई प्लस 45, जो कि दिया हुआ कितना 60 है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 45, 45 है, ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घटेगा। देखो ये वाला इधर भेजेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 1। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि कुल बारंबारता जो दिया हुआ उसके बेस पे चलना है। कुल बारंबारता, तो यहाँ पे कुल बारंबारता को n से संकेत किया जाता है, जो कि 60 लिखा हुआ है, 60। तो s, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2। ठीक है, यानी 60/2। 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, संचयी बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, तो
30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन हो जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा। आपको ये लेना चाहिए, ठीक है। ठीक से बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग ये हो जाएगा। संचयी बारंबारता वाला वर्ग जो हो जाएगा वो 20 से 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आ गया 20 से 30, ये हो जाएगा आपका माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग हो जाएगा। यानी जब माध्यिका वर्ग हो जाएगा तो एल यानी निम्न सीमा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्मॉल एफ हो जाएगा और ये कैपिटल एफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? स्मॉल एफ 20 हो जाएगा, स्मॉल एफ 20 हो जाएगा और कैपिटल एफ, ठीक है। कैपिटल एफ जो होता है वो संचयी बारंबारता होता है, जो कि 5 प्लस एक्स हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब आगे बात कर ले। 5 प्लस एक्स हो गया, हमको जो भी मिलना था मिल गया। और एन तो 60 है ही, तो एन तो 60 लिख ही लीजिए, एन हो जाएगा 60। अब यहाँ पे माध्यक यानी माध्यिका, माध्यक यानी माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हो जाएगा आपका एल प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ इंटू आई। चलिए देखिए एल बराबर कितना है भाई? 20 है, तो यहाँ पे 20 हो गया प्लस एन बाई 2 है, एन कितना? 60 बटे 2 माइनस कैपिटल एफ है जो 5 प्लस एक्स है और स्मॉल एफ आपका 20 है इंटू आई आपका 10 है। आई कितना है? 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, 10 दूना 20, ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 30 दूना 60 यानी 30 आया, तो 20 यहाँ माध्यक दिया हुआ है एक्चुअली ना, माध्यक 28.5 दिया हुआ है, ये 28.5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 20 प्लस यहाँ पे 30 में से 5 घटेगा, तो हो जाएगा आपका 30 में से 5 घटेगा तो 25 माइनस एक्स बटे 2। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा? 28.5 माइनस 20 बराबर 25 माइनस एक्स बटे 2। अब चलिए देखिए यहाँ पे 8.5 हो जाएगा, 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटे 2, पलट के लिख दीजिए। तो 25 माइनस एक्स बराबर 2 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, हो जाएगा 2 गुने 8.5, ठीक है। तो 25 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1 और 2 16 1 17.0 यानी 17 हो जाएगा। एक्स उधर भेज दीजिए, तो 25 माइनस 17 बराबर एक्स, एक्स प्लस में चल जाएगा, 17 माइनस में हो जाएगा। पलट के लिखो 17 3 5 17 8 25 होता है, यानी एक्स का मान 8 आया, ठीक है। का मान किस में रख दो? समीकरण 1 में रख दो। तो एक्स बराबर जो 8 है का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो एक इम्प्लाइज कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। देख लो यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया था? 15 आया था, है ना। तो एक्स का मान 8 रख दीजिए, प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 माइनस 8 यानी 7। तो वाई का मान 7 आ गया, एक्स का मान 8 हो गया, आंसर आपका मिल गया। क्लियर है? चलता हूं मैं, जल्दी है क्या दर के जिया, वो क्यों भला। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हल। दो अंकों की संख्या बनाएंगे, ठीक है। तो माना कि
दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y, ये लिखा हुआ है। तो संख्या बराबर क्या होगा? तो पहली संख्या जो बन रहा है संख्या कितना हो जाएगा भाई? दहाई पे है जो वो 10 से गुना होगा, और इकाई पे है जो वो 1 से गुना होगा। ये संख्या होगा पहली संख्या। दूसरी संख्या पलटने पर, ठीक है, दूसरी संख्या जो बन रहा है वो अंक को पलटने पर। तो अंक जब पलटेंगे तो जो इकाई वाला है दहाई पे चला जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 10 गुने y प्लस x। अब बोल रहा है कि दोनों का योगफल, ठीक है। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। प्रश्न से दोनों का योगफल यानी 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x, दोनों का योगफल कितना है? 66 है। दोनों का योगफल 66 है। तो यहाँ पे 10x प्लस x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा, प्लस 1y प्लस 10y 11y हो जाएगा, बराबर 66। यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा भाई? 66 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 66 बटे 11, 11 छक 66, यानी x प्लस y बराबर कितना आया? 6 आया। ये समीकरण 1 हो गया। यदि संख्या का जो अंक है उसका अंतर कितना? 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न से क्या बोल रहा है, फिर से देखिएगा ध्यान से। अंक का जो है उसका अंतर कितना है? तो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 को प्लस करने पे, क्योंकि आप लोग को एक चीज पता है ना, लुप्तीकरण विधि पता होगा। x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है, 1 प्लस 2 से, और x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ देखिए y से y कैंसिल, 2x बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 6 2 8, यानी x बराबर हो जाएगा 8 बटे 2, 2 चौके 8, यानी x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। का मान किसी एक में रख दीजिए, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। x का मान कितना भाई? 4 है, y बराबर 6, यानी y बराबर 6 माइनस 4, यानी 2 आया। अतः अगर आप देखें तो x बराबर कितना है? x बराबर कितना आया भाई? 4 आया, ठीक है। यहाँ पे 4 है, और y बराबर कितना आया? 2 आया। यहाँ पे y बराबर 2 आया। निकालने के लिए क्या बोल रहा था, देखो ध्यान से। ऐसी संख्याएं कितनी है, ठीक है। दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऐसी संख्याएं कितनी है? ऐसी संख्या तो बहुत हो सकती है, ठीक है। ऐसी संख्या बहुत नहीं हो सकती है। एक आप इसको दाएं पे रखिएगा, अतः दाएं पे अगर इसको रखिएगा तो 42 हो जाएगा, और अगर इसको रखिएगा तो 24 हो जाएगा। बस यही होगा। क्लियर है ये बात? चलते हैं आगे, टमटम बढ़ाते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अथवा में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अरे ये नूरी है, सोनू की आयु की 3 गुनी थे, ठीक है। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू का आयु कितना है? चलिए देखिए, हमेशा कंपेयर हो रहा है नूरी का आयु सोनू के आयु का 3 गुना, मतलब सोनू के आयु से कंपेयर हो रहा है। सोनू के आयु की 2 गुनी, यानी फिर से सोनू के आयु की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सोनू की आयु का ही बात हो रहा है इसमें भी। तो सबसे पहले आप ना क्या कीजिए कि सोनू का आयु ही मान लीजिए। चलिए x मान लेंगे यहाँ पे। हल माना कि भाई जिससे कंपेयर होगा ना उसी को मान लो ना, उठा के लेके आ जाओ, कैसे नहीं उठेगा? जरूर उठेगा। तो माना कि सोनू की आयु मतलब समझते हो ना, उम्र, ठीक है, x वर्ष है। क्या मान लिए? x वर्ष है। तो यहाँ पे प्रश्न से अगर देखा जाए, प्रश्न से क्या बोल रहा है? पहला कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो ये अभी जो माने हैं ये वर्तमान आयु है, ठीक है। 5 वर्ष पहले
यानी x-5, ठीक है, x-5 नूरी का आयु सोनू की आयु चलो नूरी का आयु मान ही लेते हैं। नूरी की आयु बराबर y वर्ष। चलेगा, देखिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, ठीक है, नूरी की आयु, तो y-5, क्योंकि वर्तमान आयु ये सब माना हुआ है, तो 5 वर्ष पहले, तो y-5 बराबर x-5। अभी क्या करना है वो देख लेंगे। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसकी आयु 3 गुनी है, तो 3 ये कम है, इसमें 3 से गुना कर दो, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। y-5 बराबर 3x माइनस 5×15। तो इसको y वाला को इधर लेके आ जाओ, इसको इधर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x पलट के लिखो पहले, लोग को गड़बड़ हो जाता है। y-5, तो 3x माइनस वाई बराबर -5 तो उधर ही रहेगा, और ये -15 था उधर गया तो +15, ठीक है। तो 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। इक्वेशन 1, समीकरण 1 हो गया। फिर से क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात यानी y+10, 10 वर्ष बाद +10, और सोनू की आयु तो 10 वर्ष इसमें भी लगेगा, तो x+10 लिख दिया मैंने। बोला कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो ये दुगुनी हो जाएगी तो 2 इसमें गुना करो, तो हो जाएगा y+10 बराबर 2x+20। 2x को पहले लिखो, 2x+20 बराबर y+10। अब हम लोग को पलट के लिखना है, y को इधर लेकर और 20 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर, ध्यान से देखो, y इधर आया और 20 उधर जाएगा, 10 पहले से उधर है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 10 माइनस 20, ठीक है। प्लस में 20 था उधर जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, तो 2x, तो 2x माइनस वाई बराबर -10, समीकरण 2 आया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, समीकरण 1 जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर 10, 3x माइनस वाई बराबर 10, ये 1 है। तो अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या करना है, y को यहाँ पे घटाते हैं, 2 से और नहीं लिखते हैं, घटाते हैं, क्योंकि y कैंसिल हो जाएगा इससे, 2 से घटाने से। तो एक कौन है, 3x माइनस वाई बराबर 10, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -10। अब घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो y से y कैंसिल, यहाँ पे 3x में से 2x घटेगा तो 1x, और 10 10 20, तो x का मान कितना आया, 20 आया। का मान किसी एक समीकरण में रखो, तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से अगर आप देखेंगे, समीकरण 1 इम्प्लाइज 3x माइनस वाई बराबर 10, तो यहाँ पे x के जगह पे कितना रखेंगे, x के जगह पे 20 रखेंगे, तो 3 इंटू 20 माइनस वाई बराबर 10। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20×3 60 माइनस वाई बराबर 10, 60 को उधर भेज दो, तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 60, यानी माइनस वाई बराबर -50, तो ये कट गया, तो y बराबर कितना है, 50 है। तो अभी नूरी का उम्र कितना है, y माने थे, और इसका सोनू का उम्र क्या माने थे, तो x माने थे। तो अतः सोनू का आयु कितना है, 20 वर्ष है, और नूरी का आयु, नूरी है बूढ़ी, ठीक है, आयु कितना है भाई, तो 50 वर्ष है, ये वर्तमान का है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया।
थोड़ा सा है हेवी, बट आप लोग के लिए तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, ये बहुमंजिले भवन हो गया मान लीजिए, ठीक है, ए बी जो हुआ वो बहुमंजिले भवन हो गया। इसके शिखर अंदर ऊपर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये जो है 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है। इसके शिखर पे देखने पे क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखना। शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर पहले बोला गया है, उसके बाद तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो अवनमन कोण तो यहाँ से नापा जाता है, अलग बात है, ठीक है, यहाँ से नापा जाता है। तो अवनमन कोण शीर्ष का पहले बोल रहा है, तो ये 30 डिग्री और 45 डिग्री ये हो जाएगा, पूरा जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एकांतर कोण से। और ये पूरा यहाँ से यहाँ 45 है, तो जाहिर सी बात है ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। इतना है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसका ऊंचाई निकालना है, तो मान लीजिए इसका ऊंचाई y मान लेते हैं, ठीक है, और इसका दूरी निकालना है, तो इसका दूरी x मान लेते हैं। तो पहले कोई एक ही चीज निकलेगा, ठीक है, पहले कोई एक ही चीज निकलेगा। तो y के बेस पे बात कर ले, चलिएगा देखिए। यहाँ पे कदम कदम पे धरती बोली रम। अगर ये 8 है तो यहाँ से यहाँ भी तो 8 हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ हम दूरी निकाल ले तो ऊंचे भवन का तो निकल ही जाएगा आराम से। तो ये दूरी मेरे को निकाल लेना है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर ये दूरी निकल जाता है तो काम बन जाएगा। तो ये पूरा y है, तो ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये y माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी y माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा x है, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा ये। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि ठीक है, दिया हुआ है कि, समझिएगा ध्यान से। तो भाई ये जो दिया हुआ है वो फिगर में यहाँ पे लिखा गया, जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा मैंने कर दिया, ठीक है। 8 मीटर छोटा सा है, उसके ऊपर से देख रहा है वो बता दिया मैंने। अगर ये पूरा लंबाई y मानते हैं तो ये हो गया। इस तरह से y का मान निकाल देंगे, x का मान निकाल देंगे, काम बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिखते हैं। तेरा नाम लिख दिया। चलिए देखिए, यहाँ पे ए बी, ये बी है, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया और यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ई लिख दिया। तो पहले छोटा सा त्रिभुज में चलो, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में ध्यान से देखिएगा। ए डी ई में अगर चलना है तो आपको ये माने ही सही, लेकिन है ना, तो यहाँ पे आपको बी पता है और यहाँ पे आपको ई पता है, मतलब कि पी पता है। तो पी और बी जब पता है तो कौन सा लगाइएगा, तो टेन थीटा लगाइएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। यहाँ पे टेन 30 डिग्री, टेन 30 बराबर पी कितना है, तो पी है y माइनस 8 बटे बी कितना है, x है। टेन 30 बराबर कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे मैंने 1/√3 लिख दिया और y माइनस 8 बटे x लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x यहाँ पे चला जाएगा, बराबर √3 इंटू वाई माइनस 8, ये हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो। अब फिर से चलो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में चलना पड़ेगा। यहाँ देखो ध्यान से, ये जो है ये P है, ठीक है, और ये जो है वो B है। तो ए बी सी में अगर हम बात करते हैं तो ये P है y और B है x, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर P बटे B। तो tan 45 डिग्री था, तो 45 बराबर क्या हो जाएगा, P कितना है y, B कितना है x। तो 45 बराबर 1 होता है, तो y बटे x, यानी x बराबर यहाँ पे y आया।
x बराबर क्या आया, y आया। इसको समीकरण 2 मान लो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, x बराबर रूट थ्री वाई माइनस 8 लिखा हुआ है, तो 1 और 2 से, 1 और 2 से, चलिए देखिए तो इम्प्लाइज कर लीजिए, x बराबर रूट थ्री इंटू वाई माइनस 8 लिखा हुआ है, x के जगह पे y रख दीजिए, तो y बराबर रूट थ्री इंटू वाई माइनस 8 लिखा हुआ। क्लियर है ये बात। तो y बराबर रूट थ्री वाई माइनस 8 रूट थ्री हो जाएगा। y वाला को एक तरफ कर लो, तो y माइनस रूट थ्री वाई, क्योंकि y का मान निकालना है ना, माइनस 8 रूट थ्री। ऐसा करते हैं इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एक कॉमन ले लो तो हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस एक नहीं, माइनस वाई कॉमन ले लो, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो रूट थ्री माइनस, यहाँ पे तो वाई कॉमन हो गया तो एक बचेगा ना, एक बराबर माइनस 8 रूट थ्री। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इंटू रूट थ्री का मान कितना लेने के लिए बोला था, देखो रूट थ्री का मान यहाँ पे नहीं बोला है लेने के लिए, रूट थ्री का मान ले लेते हैं 1.73273 माइनस एक बराबर अरे 8 गुने 1.73। परिमेयकरण करेंगे तो कैसा रहेगा, चलो चलो रहने दो। 1.73 से अगर इसको घटा देते हैं एक, तो 0.73 बचेगा, बराबर इसको गुना करो, 1.73 को 8 से गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 56 सत्ता 58 के 8 हाथ में 5, 8 एकम 8, 5 8 5 13, ये हो जाएगा। तो यह जाएगा y बराबर 13.84/0.73, यानी 1384/73 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना मीटर आएगा, भाग करके देख ले। अठारह दशमलव नौ आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18.9 मीटर। क्लियर है ये बात। तो y का मान इतना निकला, जब y का मान इतना निकला तो x का मान भी उतना ही होगा, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। क्लियर है। आगे चले, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ कि भूमि के, समझिएगा ध्यान से, कि भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से, ये P है, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है भवन के शिखर पर। यहाँ से यहाँ 10 मीटर का भवन हो गया, ये 10 मीटर का हो गया। ठीक है, ये 10 मीटर का हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर। ठीक है, इसका उन्नयन कोण तो 30 डिग्री है पहले, तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर हुआ, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 33 डिग्री डाल दिए। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जाता है, ये ध्वज है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कि ये ए बी जो ध्वज हुआ, सी बी सी जो हुआ वो भवन हो गया। ठीक है, ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण जो होगा वो 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ पे रूट थ्री बराबर 1.732 लेना है, तो इसका ना लंबाई निकालना है तुमको, तो इसका लंबाई मान लीजिए y, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, और यहाँ से निकालना है तो ये भी x मान ही लो, क्या दिक्कत है। तो अब
अब नहीं हल करना है एक्चुअली, तो हाँ अब तो ही लिखेंगे। हल जो दिया हुआ है वो लिखा गया पिक्चर में, दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, समझिएगा। तो यहाँ पे जब दिया हुआ है कि लिखा हुआ है तो किस में चले, पहले छोटा त्रिभुज में चलते हैं, चाहे इसमें चलो, बी सी पी, ठीक है। तो त्रिभुज बी सी पी में, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये पी हुआ, ये बी हुआ। यहाँ पे पी और बी में क्या आता है, तो tan थीटा आता है, तो tan थीटा बराबर पी बटे बी। यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर पी कितना है भाई 10 है, अब बी कितना है x है, बी कितना है x है। tan 30 बराबर कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए, और 10 बटे x, यहाँ पे हो जाएगा आपका x बराबर 10√3 मीटर। देखो x इसमें गुना होगा इधर, ये इधर गुना होगा, तो ये हो गया x बराबर। अब चलो x बराबर इतना मीटर आ गया, यानी दूरी निकल गया, मतलब कि √3 का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज ए पी सी में, ए पी सी में देखो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा पूरा, तो 10 + y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ x है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो p और हम b हमको पता है, तो tan थीटा बराबर p बटे b, तो tan 45 डिग्री बराबर p कितना है, तो 10 + y है, अब b कितना है तो x है। x बराबर हमको 10√3 पता है, 45 बराबर होता है 1, तो 10 + y बटे x बराबर हो जाएगा 10√3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 10√3 इधर गुना होगा, तो 10√3 बराबर 10 + y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 10√3 - 10, यानी y बराबर इसका वैल्यू डाल दीजिएगा, निकल जाएगा, तो √3 - 1, ये आपका y यानी झंडा का दूरी हुआ, झंडा का लंबाई हुआ। क्लियर है ये बात। चलिए आप ये भी देख लीजिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, एक बर्तन जो है उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8, यानी यहां से यहां तक का ऊंचाई जो है 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर है। इसके ऊपरी जो खुला हुआ सिरा है, ठीक है, सिरे की त्रिज्या कितना है 5, यहां से यहां तक का जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनकी प्रत्येक का 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, छोटा छोटा गोली है जिसका त्रिज्या जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, एक गोला है, डाली जाती है, इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, मतलब कि जितना चौथाई भाग बाहर निकला उतना ही इसका आयतन होगा, तो जाहिर सी बात है इसका एगो का आयतन निकाल लें और n से गुना कर देंगे तो पूरे का आयतन निकल जाएगा जितना उसमें डलाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ध्यान से कि शंकु का आयतन, पहले तो शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा तभी 1/4 निकलेगा। हल जो दिया हुआ वो लिखा गया यहाँ पे, तो दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है भाई 1/3 πr²h, ये होता है। शंकु का आयतन इतना होता है, तो 1/3 पाई बराबर कितना हो जाएगा 22/7 गुने r, और कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुने h कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं डालते हैं, पाई r² यानी 5 का स्क्वायर इंटू h कितना है 8 है, तो चलिए ये लिख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 गुने 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब,
बोल रहा है इसका 1/4। ठीक है, अब प्रश्न से ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से शंकु 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 में डाले गए कुल कुल गोली का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो जितना आया उसका 4 से भाग कर दो। 25 गुने 8 पाई बटे 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुने 8 पाई बटे 3। ठीक है, उसको चौथाई यानी 4 से भाग कर देंगे। 4 दूना 8, तो हो जाएगा आपका 25 गुने 2 बटे 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक गोले के आयतन, गोले का आयतन कितना हो जाएगा? एक गोला का आयतन हो जाएगा, आप गोला है तो आयतन बराबर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 है, पाई है, आर बराबर कितना है? देखिए ध्यान से, आर जो है वो 0.5 है, तो 0.5, तो 0.5 क्यों लिखा गया? तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई 0.5 0.5 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ। अब ये तो एक गोले का आयतन है, अगर पूरे तो कुल गोली का आयतन। ठीक है, कुल गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? तो n से गुना कर देंगे। मान लेंगे पूरा गोला जो है n है, गोला की संख्या जो है n है, n गुने 4/3 पाई 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये जो आया ये भी पूरा गोले का आयतन है। ठीक है, ये भी पूरे गोले का आयतन है, और ये जो निकल रहा है ये भी पूरे गोले का आयतन है। तुम लोग को बराबर करो। अब ध्यान से देखो, n इंटू 4/3 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 बराबर, यहाँ पे देखिए ध्यान से कितना है? 25 गुने 2 बटे 3 पाई। ठीक है, तो 25 गुने 2 बटे 3 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे आया आपका 4, तो 2 दूना 4, तो n इंटू 2 इंटू 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 बराबर 25 आया। ऐसा करते हैं, यहाँ पे सबके नीचे 10 लिख के दशमलव हटा देते हैं, क्योंकि एक के दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक से हट जाएगा। 0 डाले, दशमलव हट गया। 5 गुने 5 50 25, तब 25 25 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूना 10। ठीक है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू 1 गुने 1 गुने 1 1 और 10 दहाई के 100 बराबर 1। तो ये 100 गुना में है, बटे में, इधर आएगा तो गुना में, n बराबर क्या हो जाएगा? 100। यही आपका गोली का संख्या हुआ। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोली का संख्या हुआ। चलिए देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन का आकार का गर्दन है जिसकी लंबाई 8 है। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है वो 8 मीटर है, नहीं सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर डाल दिया गया। और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा? तो d/2 यानी 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब गोलाकार जो भाग है उसका व्यास है 8.5, तो इसका व्यास है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये 8.5 है, तो 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसका r हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा d/2 यानी 8.5/2। ठीक है, ये आ जाएगा।
इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे हल देखते हैं। ठीक है, इसका आयतन निकाल लो। तो दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि जो आपका बेलन जैसा बर्तन है, तो बेलनाकार बर्तन की आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन की आयतन बराबर क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा 22/7। पाई का मान आपको रखने के लिए बोला है 3.14, 3.14। आर कितना है? एक स्क्वायर, एच कितना है? 8 सेंटीमीटर, यानी 3.14 गुने 8। 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 एकम 8 है, 3 11 के 1 हाथ में 1, 8 3 24 1 25, यानी 25 दशमलव इतना क्यू आ जाएगा, 25.12 क्यू आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका देख लेते हैं। तो गोलाकार बर्तन का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई बराबर हो जाएगा 3.14 गुने आर बराबर हो जाएगा 8.5/2 का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 गुने 3.14 गुने 8.5 को 3 मरतबे लिखो, बटे 2 गुने 2 गुने 2, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब गुना करना है। ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14 गुने 8.5 गुने 8 गुने 8.5/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 642.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब कुल बर्तन की आयतन बराबर हो जाएगा 442.7 प्लस 25.12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25.12। ठीक है, यहाँ पे 0 मार दो, क्या दिक्कत है? ऐसे 7 8 होगा यहाँ पे। दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, चलिए देखिएगा। तो 642.78 प्लस 25.12, 25.12, तो 667.9 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये कितना निकाला है? आयतन 345 निकाला है। ये गलत जवाब है। बात समझ में आया?